मैं प्रियंका चोपड़ा को पसंद करता था। सलमान खान के आप फैन हैं बहुत? तो ये बिग बॉस वाले फिर आ गए, बोले भैया कि आप आ जाओ। मैंने कहा भाई नहीं आऊँ। बोले कदम रख देना, 40 लाख रुपए दे देंगे। एक बार महेश भट्ट साहब ने मुझे एक बात बड़ी अच्छी बात बोली, आप हंसोगे। बोला यार जो आप हो ना, मर्द होता है ना, मर्द जब रोमांस करता है ना, आंखों से रोमांस करता है थोड़े। तो मैंने कहा अच्छा वो इमरान हाशमी फिर मर्द नहीं है जो आपकी फिल्म में करता है। जैसे मैंने अरमान जी को जानता था, अरमान कोहली नहीं, नाग वाली फिल्म की थी। मैंने कहा पाजी यार, मैंने कहा आपकी नाग वाली फिल्म देखी थी, आप तो सच्ची में नाग हो यार। समझ रहे हो? मुझे मौका मिला प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने का, उनसे मिलकर मुझे थोड़ा अलग फील हुआ, बहुत एनर्जेटिक फील हुआ। ये नहीं कि मैं कोई बीजेपी कांग्रेस या आपकी तरफ हूं, मैं किसी के लिए, मैं देश की तरफ हूं। मैं एक बात बोलता हूं, मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान। सेल्फ बिलीफ कहते हैं, अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जिंदगी में उठते हैं, चलते हैं, गिरते हैं, दोबारा उठते हैं और दोबारा चलने लगते हैं। चलने का नाम ही जिंदगी है, लेकिन इसमें साथ आती है वो सेल्फ बिलीफ। अगर आपके अंदर सेल्फ बिलीफ है तो आप दुनिया का कोई भी काम कर सकते हैं। और कहते हैं कि पहलवानों से बेहतर सेल्फ बिलीफ को कौन पहचान सकता है। वो बार बार गिरते हैं, लेकिन दोबारा वो सेल्फ बिलीफ ही है जो इन पहलवानों को उठाती है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद है जिनके शायद पैदा होने के कुछ ही दिन बाद डॉक्टर ने भी ये भरोसा खो दिया था कि शायद ये अपने पैरों पे कभी खड़े भी हो पाएंगे। खड़े छोड़िए, शायद ये जिंदा भी रह पाएंगे। लेकिन वो सेल्फ बिलीफ ही थी इनकी, इनकी माताजी की, इनके परिवार की, कि आज ये इंसान एक अच्छे मुकाम पे है, और ऐसे मुकाम पे है जहां पूरी दुनिया इनको देखती है, और ना सिर्फ देखती है, इंस्पायर भी होती है। एक प्रोफेशनल एक्टर, एक प्रोफेशनल रेसलर और एक मोटिवेशनल स्पीकर आज हमारे बीच मौजूद हैं। प्रोफेशनल रेसलर संग्राम सिंह। आज इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये मोटिवेशनल स्पीकर बने, कैसे ये प्रोफेशनल रेसलिंग की दुनिया में आए, और कैसे एक्टिंग की दुनिया में भी इन्होंने एंट्री मार ली थी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू सो मच कि आप सबने मुझे आमंत्रित किया। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। अच्छे हैं। ये सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि 38 साल की उम्र में जब लोगों का करियर खत्म हो जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि आप रेसलिंग की दुनिया से जुड़े हुए हैं, आप 6 साल बाद प्रोफेशनल रेसलिंग में वापसी कर रहे हैं। कितना मुश्किल है? दुबई में आप, दुबई प्रो रेसलिंग लीग में आप जा रहे हैं, और वहां पे आपकी जो पहली फाइट है वो भी किसी और से नहीं है, वो भी पाकिस्तान के ही एक रेसलर हैं, उनसे ये इनकी पहली फाइट होने वाली है। मोहम्मद सईद नाम है उनका शायद। कैसा, मतलब ये कैसे तैयारी कैसी चल रही है आपकी 6 साल बाद वापसी? देखिए मेरा ही मानना है कि जैसे मैं काफ़ी बीमार रहा हूँ बचपन में, मुझे रूमेटिक अर्थराइटिस था, यानी गठियाबा। पहले पता नहीं था कि वो हर जगह आ जाता है। जब मैं 3 साल का था तो तकरीबन 11-12 साल तक उससे थोड़ा पीड़ित रहा। 7-8 साल ऐसे चले गए। और एक बहुत हम्बल फैमिली से मैं बिलोंग करता हूँ। जी जहाँ से मैं आया तो वहाँ पे पैरों में जूते नहीं होते थे, बस का किराया नहीं होता था, और ढेर सारी चीज़ें। हमारे पास अब कितनी सर्दी है, ट्रैक सूट नहीं होता था, सैंडो बनियान में ऐसे भागते थे, ये सब करते थे। तो मेरा ही मानना है कि ज़िंदगी में तब से मैंने एक बात सोची थी कि भैया अब ज़िंदगी में जब वहाँ से ठीक हुआ ना, खड़ा किया, मेरी माँ ने बहुत मेहनत की, सब ने बहुत मेहनत की, परिवार ने, बहन ने, सब ने, परमात्मा का साथ रहा। तो भैया जब जान जाए ना तो भागते भागते जाए, उस पर मत जाए। तो आपके ऊपर है कि आप 100 साल में 20 साल के बन जाओ या 20 साल में 100 साल के बन जाओ। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से आप अपना ख्याल रखते हो। एज जस्ट नंबर। अब मैं इतने साल बाद आ रहा हूँ क्योंकि मैं कोई एंटरप्रेन्योर तो हूँ नहीं, ना मेरा कोई दूसरा कोई व्यवसाय है। मैं तो अपने शरीर से, अपनी मेहनत से इसे रोजी रोटी खाता हूँ, कमाता हूँ। और कई बार ज़िंदगी बनाने के लिए ज़िंदगी दाव पे भी लगानी पड़ती है। तो मैंने देखा कि रेसलिंग एक बहुत जेंटलमैन खेल है। इसमें कोई सिखाने, कोई पैसे नहीं लेता। सब जो जूनियर होते सीनियर की इज्जत करते हैं। बिल्कुल। और रेसलिंग में हमारे देश ने बहुत मान सम्मान बहुत अर्जित किया है। मैं तो बहुत छोटा सा रेसलर हूँ, मेरे से पहले बहुत बड़े आए हैं और रहेंगे, मगर रेसलिंग बहुत फेमस है अभी पिछले 1-2 साल से, डिफरेंट कारण से, कोई भी कारण है। तो मैं चाहूँगा कि मैं अब ये मैच खेलूँगा तो मुझे पता है 50 ट्रोल करेंगे, जो ट्रोल करते हैं उम्र है, ये सब है, वो सब है, ये अचीवमेंट, वो अचीवमेंट, मगर लाखों करोड़ों बच्चे इंस्पायर होंगे। बिल्कुल। कि मैं अब कर सकता हूँ इस एज में, तो वो भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि बच्चे, एक मेरा विज़न होता था कि रेसलिंग हर सप्ताह होनी चाहिए, गली में, होटल में, स्टेडियम में, वेन्यू पे, हर जगह जहाँ पे हो, बाहर के बहुत अच्छे टैलेंटेड लड़के लड़कियाँ खेले और अपने ढेर सारे बच्चों को प्लेटफॉर्म मिले, वो भी खेले। तो एक मेरा विज़न होता था, मगर कई कारण से मैंने कोशिश की, नहीं कर पाए। अब ढेर सारे सोचते कि उसका बच्चा विराट कोहली बनेगा, सचिन तेंदुलकर बनेगा, या मिताली राज बनेगा। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे सोचें कि वो रेसलर ही बनेंगे। बिल्कुल। वो आ सकते हैं, और मैं इसी के लिए एक कोशिश कर रहा हूँ। मुझे आज भी याद है जब सुशील ने जब पहला मेडल जीता था तो उसने रेसलिंग को जिंदा किया था। बिल्कुल। 2008 में जब उसका मेडल आया था तो रेसलिंग बहुत वो हुई थी।
और जब शो करना स्टार्ट किया तो मैं रेसलिंग को मिट्टी से 5 स्टार लेके गया था, अखाड़े से ऐसे 5 स्टार लेके गया था। तो एक कहीं ना कहीं वो चीज़ें क्या होती हैं कि एक चीज़ों का एक अपने आप चीज़ें जुड़ जाती हैं कि भैया मैं एमेच्योर रेसलिंग करता था इंडिया के लिए। मुझे आज भी याद है कि तब हमें ट्रैक सूट मिल जाए, टी शर्ट मिल जाए तो ऐसा लगता था कि बहुत प्राइज़ मिल गया, बहुत चीज़ें मिल गई। और हमारा टारगेट पता क्या होता था, सिर्फ कंट्री रिप्रेजेंट कर लो। तो आप जैसे मुझे आज भी याद है कि एक टाइम पे मैं ग्रीको रोमन खेलता था 96 kg में मोस्टली। तो आप नेशनल मेडल जीतते, आप ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में मेडल जीते। तब ऑल इंडिया पुलिस गेम्स थोड़ा बड़ा टूर्नामेंट होता था। आप वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाते हैं। ये कब की बात है? 2000 ये मैंने 2002 में नेशनल गेम्स खेला, 2003 में नेशनल मेडल जीता, 2004 में एक और कहीं जीता, 2005 में फिर मैं ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में मेडल जीता। सीनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 2005 में मैं गया था, इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। तो वो ओलंपिक के बाद सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। तो तब टारगेट ही होता था कि भैया एक बार इंडिया कंट्री रिप्रेजेंट कर लो, नौकरी मिल जाएगी। ये सब। हालांकि मैं था उस टाइम जॉब पे था, मैं दिल्ली पुलिस में था, कि वो मतलब टारगेट था नहीं कि यहाँ मेडल जीतना, ये करना, क्योंकि हम उस फैमिली से आए नहीं थे। हम तो उस परिवार से आए थे कि भैया नौकरी मिल गई, थोड़ा ठीक हो गया तो ये सब ठीक है। वो सीनियर भी ऐसे ही होते थे, लैक ऑफ फाइनेंस लगाओ, लैक ऑफ गाइडेंस लगाओ। जब समझ आई तो वो बात हाथ से निकल गई। जो तो आप कभी नौकरी करने गए, मतलब दिल्ली पुलिस में जो? जी मैंने बहुत नौकरी की। शुरुआत में तो क्या होता था, मैं जनरल कैटेगरी से भर्ती हुआ था, बिल्कुल एक जो बेसिक रैंक है उससे। तो जब तक मैं भर्ती हुआ तब तक मैं कोई बड़ा रेसलर नहीं था। मैंने तब तक नेशनल भी नहीं खेला था, मैंने सिर्फ एक हरियाणा स्टेट जूनियर खेला था। ऐसे जूनियर सीनियर मुझे पता नहीं होता था, वहीं पे टूर्नामेंट खेल के आया था, 3rd वर्ड आया था उसमें। तो उसमें वहाँ पे आया बहुत। तब वो जो टीम में थे वो कई पहलवान होते थे पुराने, उस टाइम वो कम करते थे, मेरी थोड़ी शिकायत करते थे, थोड़े हंसते थे कि ये सब है वो सब है। क्योंकि क्या है कि मेरी लाइफ में है ना, जो मेरा मोटिवेशन है, मेरा रिजेक्शन है। मैं कुश्ती में रिजेक्ट किया गया क्योंकि बहुत कमज़ोर था, मोटिवेशनल स्पीच में रिजेक्ट किया गया, टीवी पे रिजेक्ट किया गया, फिल्म में रिजेक्ट किया गया। आज मैं सारे काम वही कर रहा हूँ जहाँ पे रिजेक्शन मिला था। रिजेक्शन मेरा मोटिवेशन है। लेकिन पहले एक बात बताइए, ये स्टार्ट कैसे हुआ? मतलब रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता क्या? पहले तो हम अपने मतलब व्यूअर्स को हमारे ये बताइए कि मतलब ये अर्थराइटिस हमने नॉर्मल सुना है, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस क्या होता है? पहले गाँव में ऐसे पैरों से दर्द स्टार्ट हुआ, आज भी मेरे पैर की उंगलियाँ मुड़ी हुई हैं। तो दर्द स्टार्ट हुआ तो वो थोड़ा स्वेलिंग सा आया कि भैया मैं तालाब में नहा लिया हूँ, यहाँ कूद लिया हुआ 3-4 साल उम्र थी। तो घर वालों ने ऐसे सीरियस लिया नहीं। फिर 5-7 साल हुए ऐसे सीरियस नहीं लिया। फिर वो धीरे धीरे वो ये स्वेलिंग आ गया, फिर यहाँ पे स्वेलिंग आ गया, सूजन आ गया, यहाँ पे आ गया। फिर कोई जहाँ पे भी हड्डियाँ थी ना, कोई भी ऐसा हिस्सा था नहीं कि मैं एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं अपने हाथ से अपना मुंह धो सकता था। और ये कितने उम्र के रहे होंगे आप उस समय? ये मुझे लगता है कि 3-4 साल के बाद ये स्टार्ट हो गया था। तो 11-12 साल तक हुआ, तब तक ये ठीक हुआ मतलब। और ये व्हीलचेयर ये सब अखबार में लिखते हैं। हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे भैया कुछ अफोर्ड करे सब करे। 4-5 लेटर रहता था, आँखें खुल जाती थी, कई बार धूप नहीं निकलती थी तो उठने में इतना दर्द होता था। ये बीमारी ऐसी है कि डॉक्टर कहते हैं कि इस बीमारी का 99.9% इलाज है नहीं। मैं कह रहा हूँ कि ये बीमारी क्योरेबल, हर बीमारी क्योरेबल। तो डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि बस 6 महीने तक आप रहेंगे? जी, मैं इस स्टेज पे आ गया था कि मैं अपना ढंग से सारी एक्टिविटी मेरी बंद हो गई थी। नेचर कॉल के लिए भी, टॉयलेट के लिए तब बाहर जाना पड़ता था। बड़ा मुश्किल से ऐसे जाते थे। तो मुझे याद है कि घर वालों ने कहीं दिखाया, कहीं थोड़े से वो पैसे वैसे लिए। एक टाइम होता था मेरी माँ मुझे 2-3 किलोमीटर गोद में उठा के लेके जाती थी, उसके पास पैसे नहीं होते थे। तो डॉक्टरों को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि भैया बच्चा मुश्किल से 6 महीने साल जिंदा रहेगा, इसके पास है नहीं ज़्यादा टाइम। मगर मेरी माँ ने कभी हार नहीं मानी, उसका बिलीफ बहुत था। उसने कहा कि भैया ये। और मैंने गांव में एक बार मिट्टी कुश्ती देखी, दंगल हो रहा था। मेरे बड़े भाई साहब वो भी रेसलिंग करते थे, गांव में खेलते थे उधर। स्टेट इंटर यूनिवर्सिटी ये खेले हैं वो, ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी। तो पहलवानों घी मिल रहा, दूध मिल रहा, पैसे मिल रहे। मैं सोचा काश यार मैं पहलवान होता। मगर हाथ पैर चलते नहीं थे। सपने देखता था कि भाई पहलवान बन गए या ये हो गए। सब मजाक करते थे कि भाई टांग है नहीं, रेस में नाम लिखवाने ही सोच रहे हो। अखाड़े में गया एक बार, एक दोस्त को बोला लेके चलो भैया, ऐसे ही लंगड़ाते सब देख के ऐसे बहुत कमज़ोर था। उसने कहा कि मैंने कहा जी मैं भी पहलवान बनना चाहता हूँ, रेसलर बनना चाहता हूँ। तो उसने पूछा कि भाई तुम भी अगर रेसलर पहलवान बन गए ना तो इस दुनिया के हर कोई ऐसा रहेगा नहीं, मेरा बहुत अनुभव कि सब पहलवान बन जाएंगे। तो मैंने कहा जी रेसलर कौन होता है? बोला जो अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे, देश का प्रतिनिधित्व करे। मैंने कोई कर रहा है? बोला नहीं, तैयारी चल रही है। तो उस दिन मैं वाकई टूटा था कि भाई एक्सपर्ट आदमी, एक्सपर्ट तो जो कह रहा है वो झूठ बोलेगा नहीं, बाकी तो कोई बोले। तो उस दिन मुझे वाकई बहुत फील हुआ। अच्छा, मेरा एक सवाल ये भी है कि हरियाणा से इतने रेसलर क्यों आते हैं? मतलब जैसे मैं यूपी का हूँ
तो यूपी से उतने नहीं आते हैं, या फिर और भी जो राज्य हैं देश के, उधर से हरियाणा में ऐसी क्या बात है कि मतलब कुश्ती को इतना एम्पावर किया जाता है, और वाकई में देश के जो भी बड़े रेसलर आए हैं कहीं ना कहीं वो हरियाणा से बिलोंग ज़रूर करते हैं? नहीं, देखो यूपी से भी बहुत बड़े बड़े रेसलर आए हैं, मगर हरियाणा में ज़्यादा क्या कि हरियाणा में 2 कहावत थी। आपका घर हो, आपके पास गाड़ी हो, पैसा हो या ना हो, घर में बच्चा, बच्चे और पशु, लड़का लड़के और पशु वो मजबूत होने चाहिए। आजकल तो थोड़ी सी सेंग चेंज हो गई है, वहाँ पे हर घर में दूध, हर घर में घी। मुझे आज भी याद है, मैं कुश्ती करता था ना, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा ठीक होने लग गया, तो मेरी फैमिली इतनी सक्षम थी नहीं, तो किसी के घर से घी आता, किसी के घर से दूध आता, कोई 100 रुपये कमाने वाला 5-10 रुपये दे देता, तो ये सब करके वो चला है। एक टाइम मेरा वेट 110 केजी भी होता था। अच्छा जी। मैं खेलता था, मैं दंगल लड़ता था, मैं 120 केजी में भी नेशनल खेला हूँ, तो ये सब चीज़ें चलती थी। मगर एक टाइम ऐसा आ गया था कि मेरे पास कुछ नहीं होता था। 50 रुपये के लिए है ना, मैं 50 रुपये के लिए 102 बुखार में कुश्ती लड़ता था, क्योंकि सुबह खाना नहीं होता था। तो ये सारी चीज़ें देखी हैं। अब ये जैसे आज पैसा है, आज फैसिलिटी, यहाँ सारी चीज़ें हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ। हमारे छोटे भाई बहन हैं जो एस्पायरिंग रेसलर्स हैं या बाकी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उन सब के लिए आजकल बहुत फैसिलिटी है। पैसे की आपने बात करी, मतलब मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपने बहुत रेसलिंग करी और शुरू से आपने मतलब काफ़ी एमेच्योर रेसलिंग भी की, प्रो रेसलिंग में भी गए, फिर ये अचानक से रियलिटी शोज़ में, बिग बॉस में कैसे जाना हुआ? मतलब क्योंकि अगर बाय नेचर देखें, आपका जो नेचर है या पर्सनैलिटी जो दिखती है, और जो शो की पर्सनैलिटी है बिग बॉस जिस चीज़ के लिए जाना जाता है, अगर उन दोनों पर्सनैलिटी को कंपेयर करें तो बिल्कुल एंटी है। मतलब आप बिग बॉस के तो बिल्कुल ही एंटी है। वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं। मैं बताता हूँ कैसे जाना हुआ। क्या था कि जब मैं प्रोफेशनल रेसलिंग में आना, मैंने एक टीवी शो, एक प्रोफेशनल रेसलिंग बना रहे थे, तो अखाड़े में एक बार मैं, सुशील और कई बैठे हुए थे, तो आगे मैंने कहा नकली कुश्ती करवाओगे यार, कहाँ तुम जाओ, ऐसे नहीं जाना, ये सब करना। तो उस टाइम हम बोलते थे, उस टाइम समझ इतनी थी, कोई भी चीज़ नकली असली होती नहीं, सबकी अपनी गरिमा होती है, बिल्कुल अपना एक एस्पेक्ट होता है। तो ये बोले कि हम चलेंगे। उस दिन मैं चला गया, मैंने देखा इतने बड़े बड़े रेसलर होते हैं, उनके क्या बाइसेप्स थे, क्या कुछ थे। तो प्रोफेशनल रेसलिंग में वहाँ से मेरा हुआ। मुझे आज भी याद है कि मैंने 5-10 हज़ार रुपये से ऐसे स्टार्ट किया था, ये शो करने के बाद मैच खेलना। फिर मेरी 50-50 लाख रुपए मेरी कुश्तियाँ होती थी, मतलब प्रोफेशनल रेसलिंग के, उसमें लास्ट मैन स्टैंडिंग, ये सब मैंने लड़ी है। मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर कुछ हो गया तो जिम्मेदारी मेरी हो। अच्छा, ये सब इसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट क्या साइन कराते हैं? मतलब कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है? अब मैं कॉन्ट्रैक्ट अब भी साइन करूंगा कि अगर मैं खेल रहा हूँ, ये दुबई वाली रेसलिंग, दुबई वाले में मैं करूँगा, अगर मैं खेल रहा हूँ, डेथ होती है, कुछ होता है, ये सब कुछ होता है, तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। अरे बाप रे। तो होता है वो, तो जैसे डॉक्टर आपका ऑपरेशन करेगा तो मेरे वो भी साइन कराएगा कि भाई अगर गलती से मैं कुछ हो गया तो इसमें तो होगा। तो क्या था कि फिर वो स्टार्ट किया ना, तो वो फिर गलती से 2012 में वर्ल्ड का बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बन गया वहाँ पे। तो तब टीवी वाले सब ये सब मेरे पीछे आने लग गए। मैंने कॉमनवेल्थ हैवीवेट चैंपियन बाद में बना, तो ये सब आने लग गए, सब सारी चीज़ें की। तो फिर मैंने कई शो किए, सर्वाइवर किया, दूसरा किया, तीसरा किया। फिर मैंने इंडिया के बहुत रियलिटी शो किए हैं, कुछ शो होस्ट भी किए हैं। रियलिटी शो से रवीना टंडन के साथ भी आपने काम किया है, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सी सुपर। मुझे अच्छा, आपकी फेवरेट बॉलीवुड हीरोइन कौन सी है? अब तो फेवरेट देखो टाइम के हिसाब से चेंज हो जाता है, मगर एक टाइम होता था मैं फेवरेट, जैसे रवीना जी मेरी फेवरेट होते थे। अच्छा जी। एक टाइम होता था कि हेमा मालिनी जी हमारे फेवरेट होते थे। एक टाइम होता था, फिर टाइम आया बाद में, नॉर्मली चीज़ें बदली, मैं प्रियंका चोपड़ा को पसंद करता था। अच्छा। फिर टाइम चेंज हुआ तो डिफरेंट, तो वो एक हिसाब से चेंज हो जाती है। अब टैलेंट का बात करूँ तो एक टाइम मुझे कंगना जी की फिल्में अच्छी लगती थी, फिर अब आलिया अच्छा काम करती है, तो क्या कि वो एक टाइम के साथ चेंज होता है। मगर मेरे हीरो फेवरेट 2 थे, धर्मेंद्र साहब और सुनील दत्त साहब। अच्छा जी। क्योंकि इनको मैं दिखता था तो ऐसा लगता था कि जैसे नॉर्मली है। फिर जैसे सलमान जी से मिला, इनसे मिला, तो ये सलमान खान के आप फैन हैं बहुत? मैं फ़ैन किसी का नहीं हूँ, मैं फ़ैन हूँ तो मैं अपने माता पिता का हूँ। अच्छा जी। मगर पसंद मैं करता हूँ। सलमान जी है, जैसे सुनील शेट्टी हैं, तो वो भी मेरे बिल्कुल भाई की तरह हैं। उन्होंने मुझे एक टाइम था सपोर्ट किया, अपना मैनेजर दिया, अपना सारी चीज़ दिया, ये सब दिया। तो डिफरेंट चीज़ें आई, जैसे मैं पसंद करता हूँ सलमान जी को पसंद करता हूँ, मैं सुनील शेट्टी साहब पसंद करता हूँ, और भी कई जिनसे मेरी बातें हुई मैं उनको पसंद करता हूँ। डिफरेंट मैं उनका एक किस्म से ये एडमायर, उस तरीके से आप कह सकते हो कि भैया इतने साल से आप सुपरस्टार हैं, इतने साल से आप ये चीज़ें कर रहे हैं, तो वो है। फिर मैंने ढेर सारे शो किए, क्योंकि मैंने घर खरीदा था, तो घर की EMI थी, पता नहीं 50-60 लाख रुपया लोन था। तो ये बिग बॉस वाले फिर आ गए, बोले भैया कि आप आ जाओ। मैंने कहा भाई नहीं आऊँ, बोले कदम रख देना, 40 लाख रुपये दे देंगे। तो वही 40 लाख रुपये, मैंने ठीक है भाई, मैंने कोई बिग बॉस देखा। कैसे बिग बॉस में कैसे बुलाते हैं?
बिग बॉस में हमारे टाइम पे सेलिब्रिटी जो डिफरेंट फील्ड से थे ना उसको बुलाते थे। जिस टाइम पे मैंने एंटरटेनमेंट में मुझे मौका मिला जाने का, उस टाइम पे स्पोर्ट्स का एक गैप खाली था और मैंने उस पर बहुत मेहनत की। तो हर शो के लिए मैं हॉट केक प्रॉपर्टी होता था। आज भी अगर मैं बोलूँ मैं शो करना तो सब मुझे लेके जाएंगे। अभी मैंने डांस के कई शो छोड़े हैं रेसलिंग कारण, इसके कारण अब मैं चाहता हूँ शो होस्ट करूँ, फिल्में करूँ, अच्छा काम करूँ। फिल्में की फिल्मों की आपने बात करी, आपकी फिल्म भी यार कब आ रही है, रिलीज कब हो रही है? जी मेरी फिल्म, मैंने एक पोस्टर शेयर किया था तो एक बड़े ओटीटी ने बहुत बड़ी डील दे दी प्रोड्यूसर साहब को। अच्छा। तुम कहता थिएटर पे जाओ या कहीं भी जाओ, क्योंकि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मेरे अच्छे मित्र हैं, मनोहर लाल खट्टर साहब। तो बोले कि संग्राम जी आज का यूथ है ना नशे की तरफ जा रहा है, आज का यूथ है ना, फिल्म का टाइटल भी है ना युवा। जी नहीं सुनो, तो आज का यूथ नशे की तरफ जा रहा है, आज का यूथ बदमाशी की तरफ जा रहा है, आपको अच्छी चीज़ करो। तो मैंने एक फिल्म की उड़ान जिंदगी की, युवा मैंने पहले किया था। तो पहले क्या होता है कि ठोकर खाकर ठाकुर बन रहे हैं, सीख रहे हैं, पता नहीं होता था क्या फिल्म है क्या ये, पहले से मस्ती के लिए करते थे, मगर अब मैं सीरियसली कर रहा हूँ। मैं एक फिल्म करने वाला था श्याम बेनेगल साहब के साथ, किसी रेसलर की बायोपिक। अच्छा जी। ओलंपिक के फर्स्ट मेडलिस्ट की। 3 साल हमने मेहनत की, मैंने वेट कम किया, सीखा, अनाउंसमेंट हो गया, सब कुछ हो गया, मगर फिल्म नहीं बन पाई किसी कारण से। कोई दूसरा आदमी तो डिप्रेशन में जाता, अपने पैसे आप खा रहे हो, हर रोज जा रहे हो। मैंने सोचा यार इतना लेजेंडरी डायरेक्टर से सीख लिया, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर एक मैंने एक गाना किया महेश भट्ट साहब के साथ में, एक फिल्म करने वाला था उनके साथ में, कोई एक बड़ी फिल्म करने वाला था गॉड ऑफ क्रिकेट। और प्रोड्यूसर का कोई झगड़ा रहा, विवाद रहा, 1-1.5 साल वहाँ लगा, तो उनसे सीखा, उनका एक डिफरेंट जोनर था। फिर अभी जैसे प्रकाश झा साहब ये सब मेरे क्लोज है, तो क्या था कि फिल्मों का एक डिफरेंट वो था, सीखना होता है। एक बार महेश भट्ट साहब ने मुझे एक बड़ी अच्छी बात बोली, आप हंसोगे। बोला यार जो आप हो ना, मर्द होता है ना, मर्द जब रोमांस करता है ना आंखों से रोमांस करता है, मर्द देखे तो समझ लो भैया रोमांस कर रहा, हाथ पकड़े। तो मैंने कहा अच्छा वो इमरान हाशमी फिर मर्द नहीं है जो आपकी फिल्म में करता है। तो बोला देखो यार उसका अलग जोनर है, तुम्हारा अलग जोनर है। तो मैं बहुत सीखता था कि भाई सबसे सीखना होता है। तो फिर वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ काम आई। श्याम बेनेगल साहब से मैंने सीखा कि एक्टिंग नहीं करना, एक्टिंग होता है। उसने मेरे से ऐसे मांगा तो मैंने बहुत सीखा। तो वो अनुभव अब जाके मुझे समझ में आया कि अब मैं फिल्में कर रहा हूँ, अब मैं गाने भी कर रहा हूँ, अब मैं रेसलिंग भी कर रहा हूँ, एक शोज़ भी होस्ट करना है, फिर ढेर सारी चीज़ें मैं मतलब ऐसे करने की, वो परमात्मा जो करवा रहा मैं कर रहा हूँ। एक टाइम था मैं खाली था बिल्कुल, तो मैं बिग बॉस में जो आप बात कर रहे थे ना, बिग बॉस की मैं आप बात पे आ जाता हूँ कि बिग बॉस वाले बोले ठीक है भैया इतने दे देंगे। मैं ठीक है, मैं तो सिंपल गया था अपने वही 20 रुपये निकल 30 रुपये बनियान वनियान लेके, अखाड़े के बाहर एक डेयरी लगती थी वहाँ से हमने खरीदा था। तब सलमान जी सुल्तान उल्तान करने वाले थे, तो उनसे थोड़ी मेरी दोस्ती हो गई। उन्होंने बोला कि मुझे जानते हो, तो मैंने कहा हाँ जी आपका, मैंने पढ़ा था खबर कि आपने गाड़ी वाड़ी ठोक दी थी। ऐसे मैं ऐसे बात कर रहा हूँ उनसे, तो वैसे बहुत बोले शो चाहे कुछ भी हो ऐसे ही रहना जैसे हो। फिर वो शो के जो ओनर थे, जो कलर्स के हेड, वो आए क्या आप अंदर जाए क्या करोगे। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ जहाज़ बना दोगे, सामान भेज दो। तो वो भाग गए कि सोचे भाई पहलवान आदमी है, पागल आदमी है। मैं अंदर पहुँचा तो सारे आई हैव स्टार्टेड 10 फिल्म्स। तब मेरी इंग्लिश भी बहुत कमज़ोर थी, इंग्लिश आती नहीं थी इतनी, नॉर्मली गए थे। आई हैव स्टार्टेड 10 विलाज। में सोचता था यार मैं तो पैसे के लिए आऊँ, घर की EMI देनी है, तो सब बड़े बड़े आदमी हैं ये क्यों फंसे हुए हैं। फिर बाद में पता चला अगर आप अपनी रियलिटी से जुड़े रहोगे ना, जड़ से जुड़े रहोगे, तो कोई कितना ही काटेगा, फिर अरे हो जाओगे। आप उसके साथ खेलो, अपने उसके साथ में। तो बिग बॉस का एक ट्रेंड सेट हुआ था तब। पहले लोग सोचते थे बिग बॉस में वो इंसान आते हैं जो कॉन्ट्रोवर्सल हैं या जिनका करियर ख़त्म है। जब मैं गया तो मैं तो देखो नॉर्मल था, तो फिर बोले कि भैया भाई अच्छे इंसान भी आते हैं जो नॉर्मल, और मेरे में बहुत पेशेंस है, जिसमें सही है मैंने उसको भगवान जी वो हमने शो में भी देखा। तो मैं बहुत तो देखता हूँ, तो क्या है कि इतना देख के आते हो ना, फिर छोटी छोटी बात पे रिएक्ट नहीं करते। क्या होता है कि मुट्ठी बंद करके आए थे, मुट्ठी खोल के जाना है, क्या फ़र्क पड़ना है इन चीज़ों का। अच्छा, तो शो के अंदर जो दिखाते हैं कि रियलिटी शो है, पूरा रियल होता है पक्का? मतलब देखो शो के अंदर जो होता है ना, जो जैसे जब शो होता था करजत लोनावाला में शूट होता था, हाँ। तो जो उसके अंदर टास्क दिए जाते हैं, बाकी रियलिटी रियल होता है। विनर वोटिंग का मुझे पता नहीं कि विनर वोटिंग क्या होता है क्या नहीं होता। बाकी आप भी फाइनल तक गए थे? मैं फाइनलिस्ट था शो का। हाँ। तो क्या होता है कि एक दिमाग का एक आदमी रखते हो, 13-14 आदमी हो जाते हैं, एक टॉयलेट एक बाथरूम है, खाना कम है, पीने वाले पीनी बंद हो जाते, तो आदमी क्या करेगा, झगड़ा ही करेगा। अब बांसुरी तो बजाएगा नहीं उधर। अब जैसे मैं सूर्य देवता को पानी देता था, मैं कुछ करता था, वो तो दिखाएंगे नहीं। कहीं पे मैंने एक शब्द गलत बोला तो दिखाएंगे वही, क्योंकि दुनिया बिग बॉस की तरह है, ये चलते ऐसे हैं, ये होते ऐसे हैं। तो उस शो से बहुत, जैसे मैंने अरमान जी को जानता था, अरमान कोहली नहीं, जैसे नाग वाली फिल्म की थी, हाँ जी, हाँ जी। तो उसने कुछ झगड़ा किया, कुछ चीज़ें की। मैंने कहा पाजी यार, मैंने कहा आपकी नाग वाली फिल्म देखी थी, आप तो सच्ची में नाग हो यार। समझ रहे हो, मैं से बोल देता था उनको। वो बात करते थे, जैसे शुरुआत में पता नहीं होता था कि भाई क्या कुछ है,
कई लड़कियां थी उस टाइम पे। हमारे सीजन में थोड़ा कलरफुल था, एंडी, एली, गोहर, कुशाल, अरमान जी, रतन, एक युवराज सिंह की वाइफ हेजल, वो बड़ी अच्छी लड़की है, हेजल तो ये सारे थे। तो मैं इंजॉय करता, मैं देखता था भाई एक सप्ताह के कितने हो गए, अच्छा ये इतने लाख रुपए हो गए, अच्छा 5 मिल गए। ये दिमाग में रहता था। मेरे दिमाग ये रहता था कि इतना एंटरटेनमेंट इतने मिल रहे तो क्या फर्क पड़ना भाई, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो थोड़े। मैं तो ऐसे करता था। फिर सलमान जी बोले कौन जीतेगा, मैंने कोई जीत जा, वैसे भी EMI पूरी हो गई है। तो मैं ऐसे मस्ती करता था उनसे। क्या होता है कि फिर जैसे मुझे पता नहीं होता था तब तक क्या चीज़ें, उसके बाद मैंने कम से कम हज़ारों स्कूलों में, कॉलेजों में इसमें गया हूँ मोटिवेशनल स्पीच का, इन सब का, जो मैंने एक अलग अलग दौर बनाया। मेरे लिए बिग बॉस जीतना या नहीं जीतना वो महत्व नहीं रखता, आप एक क्या मैसेज देख के आते हो। मैंने वो मैसेज दिया था कि जो एक पहलवान होते हैं जिनकी इमेज मीडिया ख़राब करता है, घोंसला देखो, ये सब देखो। पहलवान इंसान वो होता है जो इंसान फिजिकली मेंटली डिसिप्लिन फर्स्ट इज रेसलर, जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, अनुशासन रूप से प्रथम होता है, पहलवान होता है। बिल्कुल सही बात है। तो मेरा एक मैसेज था वहाँ पे कि भाई हम कोई झगड़ा नहीं करते, कोई किसी से बात नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते, बाकी इंसिडेंट कई डिफरेंट हो जाते, टाइम की बात है। अच्छा, एक किस्सा आपके बारे में ये सुना है कि आप मुंबई में रह रहे थे और अकाउंट में कुछ शायद 900,000 रुपए के आसपास थे कुछ। जी मैं और आपको कोल्ड ड्रिंक का एक ब्रांड ऑफर हुआ जिसमें ऑब्वियसली करोड़ों की डील थी। जी मैं बताता हूँ। और आपने रिजेक्ट कर दिया था, क्या है वो किस्सा, क्या है? जी एक बार क्या था कि मैं मुंबई में ऐसे कुछ खुद का कुछ होता नहीं था। जैसे मान लिया कि आपने बोल दिया कि मेरा जानने वाला रह रहा है, आप वहाँ पे रह जाना, तो गए ऐसे में, ठीक है भाई। 220 रुपये मेरे अकाउंट में थे। तो एक ब्रांड था कोल्ड ड्रिंक का, 3 साल के लिए उन्होंने मुझे 2.5 करोड़ रुपए की डील ऑफर की थी। अच्छा जी। हाँ, ये गूगल पे आपको मिलेगा। तो मैं उसको बोला भाई अब होर्डिंग लगेंगे, फ़ोटो लगेंगे, और आप ढेर सारे, बड़ा नाम होगा, बड़े बन जाओगे, और ये होगा और वो होगा। तो मैंने कहा यार ये नहीं कर सकते यार, मैं कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं। अगर 2 बच्चे मुझे फॉलो कर रहे हैं ना, आप लाखों फैन फॉलोइंग छोड़ दो, करोड़ों छोड़ दो, तो मैं जहर पिला रहा हूँ। बोला मतलब? मैंने कहा मतलब ये है भैया कि रात को सुकून से सोना तो दिन भर ईमानदार रहना पड़ता है। तो 3 दिन बाद उस एरिया मैनेजर ने फ़ोन किया, हु यू यार, वी हैव सचिन, धोनी, सलमान, ETC। मैंने कहा भैया बात ये है, सारे अपने भाई हैं, पैसा घर में रह जाएगा, कर लो, आप करेंगे, मगर मैं नहीं करूँगा। अब जैसे मैं एंटी टबाको से जुड़ा हुआ हूँ, मैं आपको बताऊँ, ये कोल्ड ड्रिंक, ये टबाको इतना हार्मफुल है कि हर साल 13 लाख से ज़्यादा यूथ की डेथ होती है, जिसमें से 13 लाख से ज़्यादा इंडिया में मरते हैं इंसान टबाको के कारण, इस सब के कारण। और जिसमें से है ना 2,75,000 उसकी उम्र 12 साल से 30 साल के बीच में है। तो अब नोटेबल, मुझे बहुत पेन होता है जब नोटेबल इंटरटेनमेंट से, नोटेबल स्पोर्ट्स पर्सन तब गुटखा बेचते हैं, ये बाकी ऐड करते हैं, तो मुझे बहुत लो लगता है कि भाई इनका एक दर्शक इनको फ़ैन की तरह समझते हैं कि एक वो होता है। याद रखो कि भैया पैसा, फेम इंसान जैसे आता वैसे ही जाता। अगर आप मेहनत से सौभाग्य से मिला हुआ पैसा 7 पीढ़ियाँ भोगती हैं, और ऐसे ही कमाया हुआ 3, 5 से 7 पीढ़ियाँ भुगतती हैं। तो भैया किसी को बहुत एक, जब हम भी देखते थे ना कि कोई देखते थे कोई हीरो ये कर रहा है, तो हम भी सोचते थे वो करे, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। मेरे गांव में कई मैंने देखे, तो ये सब गलत है। मैं चाहूँगा कि ये चीज़ उनको भी नहीं करनी चाहिए जो ये कर रहे हैं। जो गलत चीज़ तो गलत है। मैं एक बात सोचता हूँ कि भैया मेरा देश मान, तो मेरा क्या योगदान। अब आजकल जब मैं अच्छी बात भी करता हूँ, एक दिन कुछ हो रहा था बीच में, ट्रोल करने वाले करते कि मेरे दोस्त चेतन शर्मा जो पूर्व सेलेक्टर भी थे और ये सब थे, तो वो बोले संग्राम एक बार क्या हुआ कि एक पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच था, जो पाकिस्तान को जीतने के लिए 5 रन चाहिए और 1 बॉल बाकी थी। तो जावेद मियादाद साहब बैटिंग कर रहे थे, तो चेतन शर्मा जी ने बॉल फेंका और छक्का मार दिया। तो बोला उस टाइम है ना फ़ोन तो होते नहीं थे, मुझे बहुत चिट्ठी गंदी गाली उगाती थी, मेरे घर पे लिख दिया, मेरे घर पे पोत दिया, कीचड़ मार दिया, बाहर निकले, सब किया। बोला अब जब मैं आप सबको देखता हूँ ना, तो एक सप्ताह में आप इतनी गालियाँ खा लेते हो जितनी मैंने तब खाई थी, क्योंकि आजकल जमाना वैसा है, जमाना सोशल मीडिया का जमाना आ गया, ट्रोल करते हैं। अच्छा, एक कहावत है कि मतलब पहलवान होने के लिए चूंकि आपको बहुत हेल्दी डाइट चाहिए होती है, प्रोटीन वोटीन लेना होता है, लेकिन मैंने सुना आप वेजिटेरियन है। जी मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। खुद बताइए तो आपकी डाइट क्या, एक तो डाइट बताइए दर्शकों को ये भी कि अगर कोई एस्पायरिंग बच्चे, चूंकि आप बहुत सारे बच्चों को एस्पायर करते हैं, नो डाउट अबाउट दैट, और अगर बच्चे पहलवान बनना चाह रहे हैं तो पहले तो क्या डाइट फॉलो करें। और एक और सवाल यह है इसमें काउंटर क्वेश्चन कि वेजिटेरियन होना जरूरी है क्या, मतलब इज इट एसेंशियल कि आप नॉन वेजिटेरियन या वेजिटेरियन? देखो मैं सबको बताता हूँ कि भैया अगर आप शाकाहारी रहोगे तो आपसे ताकतवर कोई हो नहीं सकता। इस धरती का सबसे ताकतवर जानवर है हाथी। हाथी शाकाहारी है। घोड़ा अगर कभी थकता नहीं है, सोएगा तो खड़ा खड़ा सोएगा, और बैठ के घोड़ा सो रहा तो घोड़ा बीमार है।
तो एक मिथ बना रखे, यूरोप का कल्चर यहाँ पे थोप रहे हैं खाम का। यूरोप में कहते सोना बात होता था ना, सोना बात करो भाई, इतनी ठंड है वहाँ पे सोना बात करो। यहाँ पे हम हर रोज ये इससे ये होगा, इससे घट जाएगा, इससे घट जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि कल्चर को हम ले रहे हैं भैया नॉन वेज, हम नॉन वेज के लिए हम बने ही नहीं, हमारे दांत ही नहीं है, हमारे वो है ही नहीं कल्चर, मगर फिर भी हम खाते हैं। किसी चीज़ को मारे खाना, खुद बताओ, एक अंडा है। एक मेरे दादाजी मुझे बोलते थे, नालायक, एक मुर्गी के डंडा मारो मर जाएगी, भैंस गाय के चाहे तू लठ मार ले कुछ होगा नहीं। तो शाकाहार में इतनी ताकत है कि ज़्यादा, मैं कह रहा हूँ कि खुश हो गए, सूखी रोटी प्याज भी खाओगे ना, वो बहुत प्रोटीन विटामिन सब कुछ है उसमें। जैसे बहुत ज्ञान देते हैं कि भैया रात को सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, आयुर्वेदा के हिसाब से ठीक है, मगर याद रखो कोई काम करने वाला आदमी बेचारा 8-9 बजे फ्री होगा और खाना नहीं खाएगा, 3 दिन में चक्कर खा गिर जाएगा। जो ज्ञान दे रहे हैं भैया आपकी लाइफस्टाइल वैसी है, ठीक है, खाना जो दिल करे वो खाओ भैया, घर का बना हुआ खाओ, मगर रात को खाना खा के 1.5 घंटा बाद सो, तो खुश रहो यार। तो किसी को पहलवान भी बनना है, किसी को कुछ भी करना है, तो भैया डाइट है ना। सबसे पहले सबसे बड़ी एक बात बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा दूरी पृथ्वी से आसमान की नहीं है, सबसे ज़्यादा दूरी है आपके दिमाग से दिल की। जिसने मैनेज कर लिया ना 11 इंच, तो समझो उसने ज़िंदगी मैनेज कर ली। तो भैया आप घर का बना हुआ खाना खाओ। मैं सुबह उठता हूँ, आजकल तो जैसे मैं मौका मिलता मैं 20-21 दिन ट्रैवलिंग करता हूँ, मगर मैं 2 ही काम करता हूँ, या वर्क या वर्कआउट। वर्कआउट यानी बॉडी वेट ट्रेनिंग, प्राणायाम करता हूँ। मेरे शरीर की उम्र तो 14-15 साल ही है। अब आप बात करते हैं नॉर्मली ये चीज़ें देखना, तो प्राणायाम कर करके वो चीज़ें हो जाती कि हद से ज़्यादा। तो मैं सिंपल सुबह उठता हूँ, गांव में रहता हूँ, तो दूध पीता हूँ या छाछ ये सब पीता हूँ। दिन में दाल रोटी घी खाता हूँ, सलाद वलाद खा लिया, लस्सी पी लिया। शाम को फिर टाइम मिला तो दूध पी लिया, फिर नॉर्मल शाम को रोटी से। अभी यहाँ पे रहता हूँ तो आजकल डाइट क्या, वेट कंट्रोल कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें जूस पीता हूँ, फ्रूट खाता हूँ। फिर उसके बाद दिन में दाल, एक सब्जी, सलाद, छाछ और थोड़ा गुड़ खाता हूँ। उसके बाद फिर मुझे लगे सत्तू शेक पीता हूँ, सत्तू का बना हुआ। शाम को फिर पनीर खा लिया थोड़ा सा यार, थोड़ा सा एक दाल का सूप पी लिया, या आप खाना खा लो आपके हिसाब से। तो कोई वो नहीं, अगर आप पानी पी रहे हो और आपने सोचा ना कि आप इस संसार का सबसे बेहतरीन पानी पी रहे हो, तो मैं कह रहा हूँ कि वो आपके शरीर में वैसा ही काम करेगा कि संसार का सबसे बेहतरीन पानी है। जैसा खाओगे वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसे पियोगे पानी वैसे निकलेगी वाणी, जैसी संगत वैसी रंगत। तो भैया आप शाकाहारी रहोगे ना तो आप बीमारियों से दूर रहोगे, बहुत ताकतवर रहोगे। अब खुद बताओ कि भैया मैं जब 40 साल में 38-40 साल में मैं वापसी कर रहा हूँ, सारी चीज़ कर रहा हूँ, तो मेरा चेहरा देख लो, मेरे स्किन देख लो, मेरी सारी चीज़ें देख लो, कुछ करने की ज़रूरत है? लगता हूँ ना ठीक? बिल्कुल। तो क्या है कि ये संतुलित खाना है, और एक टिप्स दे रहा हूँ आप सबको, वो आप सब फॉलो कर लेना। खाना भूख से कम, पानी डबल, वर्कआउट ट्रिपल, और हंसना 4 गुना, आप हो गए फिट यार। और एक पहलवान बनने के लिए, करने के लिए आपको जरूरी नहीं कि आपको इतना प्रोटीन खाना, विटामिन खाना, ये सब खाना। मैं एक चीज़ बताता हूँ, मुझे सोशल मीडिया पे आप फॉलो कर सकते हो। एक 6 फीट लंबा और 3 फीट चौड़े एरिया में आप बिगिनर से लेकर नेशनल लेवल का वर्कआउट कर सकते हो, एक मेट्रो टावल के साथ में सीख सकते हो, देख सकते हो। और मेरे अनुसार भैया आपकी रोजी रोटी, अगर रोजी रोटी के अलावा महीने के 1500 रुपये है ना, तो आपको एक इनफ डाइट खा सकते हो, जो एक एथलीट ही बन सकते हो। नहीं तो भैया चाहिए आप कितना ही खा लो। मैं कह रहा कि प्रोटीन गलत नहीं है, बाकी चीज़ को गलत कोई भी नहीं है, मगर भैया उसका यूज़ कैसे करना है या क्या कुछ है। जैसे पानी पीना, बताओ, पानी पीना तो बहुत सही है, पानी पियेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे। और पानी अगर हमने खाना खा के पीते हैं या पानी गलत टाइम पीते हैं तो पानी भी गलत है। दूध पीना बहुत अच्छा, दूध पीना गलत भी है। तो हर चीज़ का एक पैमाना होता है कि भैया इस टाइम ये खाओ, इस टाइम वो करो। अब मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आप सबको हेल्थ की। कोई भी 11 से 1 बजे सो जाओ, 11 बजे सो जाओ रात को, क्योंकि 11 से 1 बजे तक हमारा लीवर खून बनाता है, 11 से 2। कोशिश करो सो जाओ, मगर हम सो नहीं पाते, काम का स्ट्रेस है, ढेर सारी चीज़ें हैं। तो रात को सोने से पहले एक बूंद तेल लगाओ यहाँ पे नाभि में, क्योंकि जब बच्चा माँ के पेट में होता है ना, सारा खाना उसको यहाँ से मिलता है। तो ये बहुत से सोचेंगे भैया ये कैसे होगा, तो आपके होठ नहीं फटेंगे, दूसरा आपका चेहरा भी ग्लो करेगा। कभी सरसों का लगा लिया, कभी बादाम का लगा लिया, कभी किसी का। सर्दियों में ये नारियल का थोड़ा सा अवॉइड कर दो, बाकी लगा लो। और एक नहाने से पहले, खाने के बाद 1 नंबर जाओ। अच्छा, ये आपके स्टमक संबंधी सारी समस्या दूर करेगा। एक 2 नंबर 2 टाइम जाओ खाना खाने से पहले। अच्छा जी। ये आपका जो पैनक्रियाज है इसको ठीक रखेगा। फिर जब भी आपको टाइम मिले आप थोड़ा मेडिटेट कर लो, आप थोड़ा सा अलोम विलोम या प्राणायाम कर लो, तो ये बेस्ट चीज़ें हैं। तो देखो, ज़िंदगी बदलने के लिए ना कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना वही ज़िंदगी बदलती हैं।
और साधारण बनने के लिए बड़ा असाधारण बनना पड़ता है। नहीं, साधारण तो आप बिल्कुल नहीं है। साधारण बनने के लिए बड़ा असाधारण बनना पड़ता है। मैं तो बहुत साधारण हूँ, जिंदगी साधारण जियो, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, तो वैसी चीज़ें करनी लिविंग तो बिल्कुल आपकी वैसी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप इंस्पायर बहुत सारे लोगों को करते हैं। अच्छा, आप मोदी जी से भी मिले हैं, आपको उन्होंने बुलाया था शाबाशी देने के लिए आपकी परफॉर्मेंस के बाद, क्या है, कैसा था अनुभव वो? जी, मुझे मौका मिला प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलने का, और वो बहुत, उनसे मिलके मुझे थोड़ा अलग फील हुआ, बहुत एनर्जेटिक फील हुआ। मुझे याद है मेरी आँख पे चोट लगी हुई थी, और पूरी आँख के ऐसे ब्लड निकला हुआ था, तो चश्मा पहने गया था। और कुछ दिन पहले मैं सुना था कि साहब ने चश्मा पहने को आ गया सस्पेंड कर दिया था कोई SDM। तो मैंने से बोला सर, और मैं लॉन्ड्री भी ऐसे ही एक बैग में डाल के क्या था, लॉन्ड्री बैग टाइप में, बेल्ट भी, मतलब तब कुछ था नहीं, ठेठ पहलवान ही थे। तो मेरा टाइम था, मैं ऐसे पहुंचा, मैंने बताया सर कि ये बात है और कि मेरी आँख पे चोट लगी हुई है। मगर मैं हैरानी की बात ये थी कि PM साहब ने मेरे बारे में वो बातें मुझे बताई जो सिर्फ मुझे ही मालूम थी। और दूसरा, मेरे गांव का कुएं से लेके, तालाब से लेके, वहाँ पे वो हरियाणा में उन्होंने प्रचार पे काम किया। तो मैं हैरान रह गया उनकी नॉलेज से कि इतनी नॉलेज को इतना इंसान इतनी स्टडी करके बैठता है तो वो इस पद के लिए डिजर्व करता है। तो मैं मिलके, जो इंसान अपना इतना काम करता है, अपने ट्वीट से लेके, अपनी बाकी चीज़ों से लेके, अपने उससे लेके काम करता है, तो भैया वो इस पोस्ट के लिए डिजर्व करता है। मोदी जी से आप बहुत प्रभावित लग रहे हैं, तो पॉलिटिक्स में जाने का कुछ फ्यूचर में हम देख सकते हैं? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे तो ये नहीं पता कि अगली मिनट हम क्या करेंगे। वो परमात्मा जहाँ चाहेगा, जहाँ समीकरण होगा। जैसे आज मैं बड़ी बड़ी बात कर दूँ कि भैया मैं ये नहीं करूँगा और मैं वो नहीं करूँगा, कल मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, समय बहुत बलवान है। अब मुझे पता नहीं कि राजनीति में क्या कितना क्या कुछ है। बाकी क्या है कि पहले हम वो चुनते थे जो पंच परमेश्वर होते थे, जो फैसला करते थे। आजकल दूसरी बात है कि 587 में से 400 के ऊपर FIR दर्ज है, तो वो डिफरेंट मामला है, वो तो हो जाता है, मामला ऐसा ही है। तो बाकी क्या है कि अभी मुझे पता नहीं कि क्या है। मैं ना एक्चुअली जो मैं कर रहा हूँ ना, मैं उसको एंजॉय करता हूँ, और मैं सक्सेस को मैं फॉलो नहीं करता। मैं जो प्रोसेस है ना उसको करता हूँ। जैसे मोदी जी से प्रभावित क्योंकि एक इंसान इस एज में जिसने छुट्टी भी ली एक दिन। ये नहीं कि मैं कोई BJP कांग्रेस या आपकी तरफ हूँ, मैं किसी के लिए, मैं देश की तरफ हूँ। मैं एक बात बोलता हूँ, मेरा देश महान, तो मेरा क्या योगदान। अगर हम कोई नया बच्चा भी कोई अगर अपने रास्ते से भटकता है ना, वो खाली अपना नुकसान नहीं करता, वो देश का नुकसान करता है, वो देश के लिए एसेट हो सकता है या हो सकती है। तो आप अपने परिवार का, राज्य का, देश का, समाज का, सबका नुकसान करते हो। तो इसलिए उनको चैनलाइज करना जरूरी है ना। याद रखो, देश है ना सरकार नहीं चलाती, देश संस्कार चलाते हैं। ये माता पिता की ड्यूटी है कि भैया अपने बच्चों को वैल्यूज़ दो। ये पढ़ाई तो कोई भी कर लेगा, डिग्री लेके आ जाएंगे, कहीं से भी आ जाएंगे। अब मैं वहाँ से, मेरे माता पिता तो कभी शहर से बाहर नहीं गए, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, समझे ना, तो इतने पढ़े लिखे हैं नहीं। फादर साहब एक नॉर्मल जॉब पे थे, और तो वो वैल्यूज़ उनके हैं, मेरे गुरुजी थे, उनके वैल्यूज़ हैं कि भैया दूसरे का पैसा उसका पैसा है, दूसरे की बहन बेटी हमारी बहन बेटी है, ये चीज़ें ये है। तो वो वैल्यूज़ वहाँ से मुझे मिले हैं, तो वो इतने कूट के भरे हैं। कोई मुझे कुछ भी देगा, मुझे नहीं चाहिए। कहीं से मैं 1 रुपया बिल दूंगा ना, तो मैं 3 रुपया काम करके आऊँगा वहाँ पे, कि वो है ही नहीं, आदत क्या है। हाँ, मगर पागल बनो, बीइंग नॉर्मल इज बोरिंग। जब मैंने कुछ स्टार्ट की मैं सोचता था, और एक बात बता रहा हूँ, जब तक दुनिया वाले आपके सपने पे हंस नहीं रहे ना, तो समझ लो आपका सपना छोटा है। और जिस पे ज़माना हंसता है, इतिहास वही रचता है। और इतिहास है ना, पागल कोई रचता है। दुनिया को पता किसने बदला है? ये दुनिया को इंसान बदलते हैं जिन्हें दुनिया कुछ बदलने लायक समझते ही नहीं। बदलाव उन्हें, जो समझदार होते हैं बुद्धिजीवी होते हैं, जो ट्रोल होते हैं, बुद्धिजीवी एक्चुअली ट्रोल होते हैं ज़्यादातर, और जो आपके बारे में नुक्स निकालते हैं। जो रेफरी होते हैं, खिलाड़ी नहीं होते। खिलाड़ी होता, खिलाड़ी खेलता है, रेफरी नुक्स निकालता है उसमें, वो भी ज़रूरी है। तो बुद्धिजीवी होते हैं ना, बैठ के उसके बारे में पढ़ते हैं कि ये था, ये कर गया, ये था, ये कर गया, ये था, ये कर गया। रेसलिंग की दुनिया में भी इधर चूँकि आप जुड़े रहे हैं, आप पे ये साक्षी, बजरंग पुनिया, इन लोगों के साथ, तो इन लोगों को तो आप प्रैक्टिस भी कभी तो की होगी, या इन लोगों को जानते होंगे। हालांकि ये बहुत नए दौर के लोग हैं, और आपने जब ये शुरू किया तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये लोग, जब आपने ख़त्म किया एमेच्योर रेसलिंग में, मुझे लगता है तब इन्होंने शुरू किया, लेकिन फिर भी मुलाकात तो होती होगी, जान पहचान। जी, मैं बड़े अच्छी तरह जानता हूँ बजरंग है, बिल्कुल वो बहुत छोटा था आया तब, और साक्षी है मेरे गाँव के पास से ही है। मैं सबको जानता हूँ, छोटे बहन भाई हैं। इन्होंने भी जहाँ से मैंने शुरुआत की, इन्होंने बड़ा एक मुकाम बनाया, नाम बनाया, ये वहाँ तक पहुँचे हैं, तो कमेंडेबल है। मैं इन सबको जानता हूँ, बड़े अच्छी तरीके से जानता हूँ। बजरंग से मेरी बहुत बातें भी होती थी। लेकिन अभी इस जो पूरा सिनेरियो हो रहा है, ये रेसलिंग वाला, मैं यही देख रहा हूँ कि ये ऐसा चीज़ होनी नहीं चाहिए। खेल के लिए वाकई एक बहुत एक ऐसा पल है जो नहीं होना चाहिए। अब
मैं खुद हैरान हूँ कि मैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पहला ब्रांड एम्बेसडर होता था, स्पीकर होता था, मोटिवेशनल स्पीकर। तो मैंने ब्रिजभूषण जी के साथ भी काम किया है, तो ही वॉज वेरी गुड विद मी। और मैंने छोटे भाई बहन इनको भी देखा है, दे आर वेरी नाइस, मतलब ये भी अच्छे हैं, वो भी अच्छे थे। अब जो ये मोलेस्टेशन, ये सारी चीज़ें, इसका मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं मैच्योर रेसलिंग से दूर हूँ काफ़ी साल से। तो मैं बहुत हैरान हूँ, मैं चुपचाप ये देख रहा था, ये हर रोज़ है ना मेरे सीने पे जख्म हो रहे थे कि भाई कुश्ती ये हो रही है ना, मैं तो बहुत छोटा सा पहलवान हूँ, ये सब बहुत बड़े, इन्होंने बहुत सम्मान अर्जित किया है, बहुत बड़े पहले भी थे। तो इस सब को देख के मुझे लग रहा है कि भैया ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो भी सॉल्यूशन है घर की समस्या घर में निपट जानी चाहिए। तो आपने ब्रिजभूषण शरण सिंह के साथ काम किया है? जी, मैं जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ब्रांड एम्बेसडर बना, तब ब्रिजभूषण जी प्रेसिडेंट होते थे। अच्छा। तो मैंने जो काम किया उस टाइम पे वो बहुत, अगर वो आधी रात भी उनको फ़ोन करता था कुश्ती के लिए, इसके लिए कि ये चीज़ होनी चाहिए, तो वो एक्टिव रहते थे। मैं मतलब कैसे बोलूँ कि वो एक्टिव नहीं थे। तो मतलब सही कौन है, गलत कौन है, कैसे, बहुत कंफ्यूजिंग है। अब देखिए, जब मैं इन छोटे भाई बहन की तरफ देखता हूँ तो मुझे लगता है कि भाई कहीं ना कहीं गलती हुई है। अब जब मैं उनकी बात सुनता हूँ तो कहीं ना कहीं देखता कि भाई ये सब है, तो सही गलत क्या है, कि ये सब जानते कि भैया सही गलत क्या है या सही गलत क्या नहीं है। अब हम क्या है कि हम अज्यूम कर सकते हैं कि भैया ये सही है, ये गलत है, तो हम किसी पे पहुँच नहीं सकते। जो जुडिशरी है वो सही बताएगा, गलत बताएगा। मगर मेरा ये मानना है कि घर की बात है ना, घर पे निपट जानी चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। हाँ, कोई भी युद्ध या झगड़ा या कोई भी आंदोलन किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। मैं समझता हूँ कि इंसान पे जब कई बार प्रेशर होता है, अति हो जाती है, तो इंसान वो अपने से करता है। मगर इस बारे में हम कुछ भी बोलें, क्योंकि हम किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि क्या पता कौन किस सिचुएशन में है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन किस हिसाब से काम करता है। तो इसका यही है कि समय बलवान है, समय के अनुसार सारी चीज़ें बाहर आएंगी और सच्चाई परेशान हो सकती है, पराजित नहीं। बिल्कुल सही बात है। जो सच्चा होगा वो सामने आ जाएगा। हम अगर ये चीज़ ऐसी होनी नहीं चाहिए, ये खेल के लिए बहुत दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य की बात है। अच्छा, आपकी हाल फिलहाल शादी भी हुई है, और एक लंबे चौड़े डेट करने के बाद आपने पायल जी के साथ शादी की है। कैसी, मतलब हाउ इज योर लाइफ गोइंग, कैसा लग रहा है, मतलब क्या डिफरेंस आ जाता है शादी के बाद? मैं तो बहुत जवान हूँ लेकिन फिर भी मैंने सुना है ऐसा लोगों से कि भाई बहुत आपकी लाइफ जो है वो बदल जाती है शादी के बाद। कितनी बदलती है, क्या बदलती है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या है कि पायल जी से मैं एक बार आगरा मथुरा हाईवे पे मिला था सबसे पहली बार। मैं कुश्ती करके आ रहा था, उनका कोई ये था, अपेंस था, गाड़ी खराब हो गई थी। एक जो मदद करने का हो ना चूल है ना, उसने कई बार पहले हार्म भी किया है, किसी को हमने हॉस्पिटल छोड़ा कई साल पहले, उसका कुछ हो गया तो फिर आजकल हालांकि सरकार ने कानून बदल दिया, कोई मदद करेगा तो उसको परेशान नहीं करेगा। तो फिर पायल जी में एक शो मिले सर्वाइवर में। अच्छा तो दुनिया छोटी है, तो ऐसे से बात बढ़े, वो साउथ में नॉर्थ हूँ। नहीं ऐसे नहीं बताइए, पूरा डिटेल में बताइए कि लव स्टोरी शुरू कैसे हुई। तो उस शो में क्या था, हम 11 सेलिब्रिटी थे, 11 कॉमनर थे। एक आयरलैंड पे छोड़ दिए कि 2 जोड़ी कपड़े, 2 जोड़ी आपके पास कुछ है नहीं, खाना लिमिटेड, सब जीतोगे तो सब मिलेगा। उस शो में 45 दिन में मैंने 17 kg मेरा वेट कम हुआ था, ना सेव बना सकते ना कुछ, सब ऐसे ही था मतलब। तो क्या हुआ कि वहाँ पे ढेर सारी लड़कियाँ थी, सारे एक दूसरे को कहते, डिफरेंट फील्ड से, स्पोर्ट्स से मैं था, कोई एक्ट्रेस है, कोई एंटरप्रेन्योर है, कोई प्रोड्यूसर है, कोई दूसरा है, कोई तीसरा है। तो पायल जी भी थे उनमें से। तो मैं सबको सिखाता था। कई मेरा दोस्त था जो बाद में पहले दोस्त बना शो में, टीमी नारंगी, सभी इनको मैं सिखाता टॉयलेट कैसे करनी है, भैया खड़े हो टॉयलेट करते थे, फिर बाकी चीज़ें। तो वहाँ पे क्या होता था कि मैं सबसे स्ट्रॉन्ग था, तो सब मुझे टीम गेम था, तब तक सब मुझे पसंद करते थे और कहते आई एम देयर फॉर यू, एक दूसरे के सामने आई एम देयर फॉर यू। जो शहरी बात करते हैं आई एम देयर फॉर यू, वो खुद गेले नहीं होती, फिर जाते रहना, इससे बच के रहना, बदमाश है। बोले लड़कियाँ कमज़ोर होती है, लड़कियों पहले निकाल दो। तो मैंने क्या था, भाई पूछा सबकी स्टोरी कि कौन क्या है। तब पायल जी के मदर फादर अलग रहते थे, मैटर अलग था। फिर मैं आया तो मैंने उनकी लाइफ उनको इकट्ठे लेके आया, सारी चीज़ें की। तो मैंने सोचा यार 1-2 एपिसोड रह जाएंगे, अच्छी बात है, मैं मजबूत हूँ। तो इन्होंने कैप्टन मुझे चुन दिया सब ने। तो फिर मैंने कहा जो कह रहा था कलड़िया कमज़ोर, उनको जाने दो भैया, जाने दो। फिर ऐसा सिचुएशन आई कि हम उस शो में क्लोज आ गए। तब तक मैं भी इनके बारे में इतना जानता था और मेरे बारे में तो जानते ही नहीं हुई, क्योंकि मैं तो एक डिफरेंट उससे, फील्ड भी अलग है। हाँ, फील्ड भी अलग है। तो फिर बनी बात, फिर भी हमारी शो से आ गए। थोड़े दिन में फिर टूट गया कि भाई हम एक दूसरे के लिए ठीक है नहीं है। सब कहते थे लड़की आपके लिए ठीक नहीं है, लड़का शायद आपके लिए ठीक नहीं है, सब वैसे। मगर मैं उनके बारे में एक बात कहूँगा कि बहुत कम इंसान होते हैं इस धरती पे, दुनिया में, जो जैसे दिखते हैं वैसे होते हैं। तो पायल जी वन ऑफ देम। अगर उनको आप पसंद नहीं हो ना, आपके सामने बोलेंगे कि आप ये हो, ये हो, ये हो, आपके पीछे नहीं बोलेंगे। जो आपके मुंह पे मीठा बने, पीछे बोले ना, खतरनाक होता है। तो बीच में उनको किसी ने बहका दिया। पढ़ा लिखा आदमी तो डिफरेंट है। अब उनकी पूरी फैमिली मुझे कहते संग्राम थोड़ा पढ़ लेते। उनके फादर साहब IIT कानपुर टॉपर,
पायल जी गुजरात बोर्ड टॉपर इंजीनियर, उनके फादर साहब इंजीनियर, उनके दादाजी टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर थे 13 साल पूरे इंडिया के, उनके भाई इंजीनियर, उनकी मदर टीचर। तो मुझे बोलते थे संग्राम थोड़ा पढ़ लेते ना ठीक हो जाता। वो जहाँ पढ़े ना वहाँ पे मैं चीफ गेस्ट बन के स्पीच देता हूँ, तो बोलता थोड़ा कम पढ़ते ना काम चल जाता। सही है। तो वहाँ स्टार्ट हुआ। फिर पायल जी ने मेरे कारण अपनी लाइफ यू टर्न चेंज कर ली। उनका दिन मेरे से शुरू होता है, मेरे ख़त्म होता है, मैं उनका दोस्त हूँ या ये सब है। तो फिर मैंने देखा यार ऐसी लड़की मुझे मिलेगी नहीं। ये दूसरी बात है कि बाकी क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। अब मैं बहुत ट्रैवल करता हूँ, बहुत काम से बाहर रहता हूँ, बहुत चीज़ को करता हूँ, मुझे कुछ हो जाता है तो वो आउट ऑफ द वे मेरे लिए बहुत वो करती है, मैं शायद उतना नहीं कर पाऊँगा, समझे ना। तो हाँ वो बोल देते हैं, वो करते हैं। जब उन्होंने स्टार्टअप स्टार्ट किया है कि उनको ये करना है वो करना है, क्योंकि क्या था कि मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, उसमें 45 लाख लगा दिए। यहाँ पे खोला था, किसी 3 पार्टनर थे, वो बदमाश थोड़े चीटर निकले, तो 40-45 लाख लगा के कुछ दाल बनाने पतीला हिस्से में आ रहा लास्ट में। तो फिर मैंने देखा कि वहाँ पे भैया पायल जी बोले कि मैं स्टार्टअप स्टार्ट करना आप खाने का। मैंने कहा 40-30 लाख ये लेके जाएंगे। मैंने कहा बेसिक से करो, आप बेसिक से सीख लो। मुझे क्या पता था बेसिक को उन्होंने स्टोर लगवा दिया लड़कों का, और ये कर दिया वो कर दिया। फिर मैंने देखा कि भैया जुनूनी हैं, मेहनती हैं, अपने हिसाब से देखो। आप अपने पार्टनर के साथ वही व्यवहार करो जो आपको पसंद हो। हाँ पायल जी के साथ मुझे 2 चीज़ें मेरी बहुत अच्छी हो गई रह के। एक तो इंग्लिश आ गई, घर में झगड़ा होता है इंग्लिश में होता था। दूसरा कपड़े पहनने थोड़ा ढंग आया। और तीसरा क्या होता था कि कुछ ही बात होती। देखो एक शादी की कहावत बता रहा हूँ आपको। शादी के पहले साल आदमी बोलता है, औरत सुनती है। दूसरे साल औरत बोलती है, आदमी सुनता है। तीसरे साल दोनों बोलते, पड़ोसी सुनते हैं। वो जो प्यार मोहब्बत होती है जो आजकल का यूथ आ जा रहा है। मैंने 12 साल बाद हमने शादी की जो आज, और मैंने शादी पता कब की, जब मुझे पता चला कि वो माँ नहीं बन सकती, तब मैंने शादी की। ये नहीं कि मैंने कोई वो दिखाया कि भैया मैं उनसे प्यार नहीं करता, पसंद नहीं करता। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि भैया आई लव यू, चांद तोड़ दूँ, ताड़े तोड़ दूँ, गुलाब का फूल दे दूँ। अगर गुलाब के फूल से मोहब्बत होती ना तो माली पूरे शहर का महबूब होता। सारे गुलाब तो वही लेके आता है। बिल्कुल। तो प्यार का मतलब होता है केयर, आप एक दूसरे की परवाह करते हैं, एक दूसरे के लिए चिंतित हैं, वो प्यार होता है। तो मैं वो से हूँ नहीं कि भैया कैंडल लाइट डिनर करेंगे या ये आई लव यू और ये तोड़ दिया और वो तोड़ दिया। मैं तो कभी चलूँगा तो मैं हाथ भी नहीं पकड़ूंगा रास्ते में, क्योंकि हम उससे है ही नहीं। जो ये कई एक मेरे दोस्त होते, एक शो किया था मैंने कोई, उसमें पूरा दिन वो हाथ पैर चाटते रहते थे। मैंने कहा इनको नहाने की जरूरत भी नहीं है भैया। समझ रहे हो। आजकल वो दोनों अलग नाम लूँगा, एक उपेन था, एक उपेन पटेल और करिश्मा, मतलब बिग बॉस की बात नहीं कोई डांस का शो किया था मैंने, दोस्त थे अपने, तो नाम लेना चाहिए। तो वो कई थे उधर कपल, पूरे दिन चाटते रहते थे और ऐसा करते। मैंने कहा तो अच्छी बात है भैया, नहाने की जरूरत भी नहीं है। वो क्या होता है कि एक प्यार होता है, एक दिखाना होता है। देखो याद रखो, बहुत से क्या होता है कि जैसे बाबा बनना और बाबा होना बहुत बड़ा फर्क है। क्या है कि बनने में तो आपने कपड़े पहन लिए, आप बन गए, होने में पूरी जिंदगी चली जाती है। सही बात है, आप होते नहीं हो। तो वो वही बात थी। तो मेरा मैं एक थोड़ा डिफरेंट हूँ, मैं इतने इमोशन जाहिर नहीं करता या बाकी चीज़ें नहीं करता या बाकी चीज़ें, वो थोड़े डिफरेंट थे। हम उन्हें घर पहली बार मिलने गया ना, पता क्या था, उनकी माँ उनके सारे वेट करे, मैं ना केले और सेब लेके गया था जो अपने गांव में लेके जाते थे। अबे हम तो वही लेके जाएंगे। अब वो इंतजार कर रहे थे कि भाई कोई बुके लेके आएगा, कोई चॉकलेट लेके आएगा, कोई केले और सेब लेके चले, केले और सेब लेके चला गया। उसकी माँ तो शायद खुश हुई, इसका भाई, और सोचे पे कितना बेवकूफ़ आदमी है। फिर मैंने समझा के भैया इन फूलों में थोड़े दिन मच्छर बैठ जाएंगे यार, ये खा लोगे तो शरीर में थोड़ी जान आएगी। समझ रहे हो ना। बिल्कुल। तो आजकल तो दौर बंद हो गया है, आजकल तो गाँव में चॉकलेट लेके आ रहे हैं लोग। चलिए तो डिफरेंट था वो। चलिए, बहुत बहुत लंबी बातचीत हमने की और बहुत बहुत आपको धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। और हम उम्मीद यही करते हैं कि सबसे पहले तो आप जो रेसलिंग के लिए आप दुबई जा रहे हैं, वो जो आपका एक कंसाइनमेंट है वो आप अच्छी तरीके से करें, वहाँ आप जीत के आएँ और देश का नाम जैसे आप रोशन करते आए हैं वैसे ही रोशन करें, हम यही चाहते हैं। और आपकी मूवी भी आ रही है और हम चाहेंगे कि वो मार्च में आपने बताया रिलीज़ होगी। जी, अभी मेरी मूवी अगर रिलीज़ होती है तो आप देखना, उड़ान ज़िंदगी की। मैंने फिल्में तो पहले भी की मगर पहले पता नहीं था ये। अब मैं जो काम कर रहा हूँ ना, नोटेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूथ उसे सीखे। मेरा मानना है कि काम वो नहीं होता कि आप कुछ भी कर लो, काम होता है 10-15 साल बाद बैठ के भी देखो तो आपको प्राउड फील होगी मैंने कुछ काम किया था। तो भैया उसको भी देखना। कब आ रही है, कब आ रही है, इसी दर्शकों को ये भी बता दीजिए। तो मुझे लगता है कि मेरी फिल्म आनी चाहिए मार्च में। मैंने उसे रिक्वेस्ट किया प्रोड्यूसर से, सबसे। अभी डेट फाइनलाइज नहीं हुई है? नहीं, मैंने रिक्वेस्ट किया और डेट फाइनलाइज कर दी कि मेरा 24 फरवरी को मैच है जो पूरे वर्ल्ड वाइड लाइव रहेगा, आप सब देखना। कि उसके बाद फिर आप फिल्म रिलीज करो। और उसके बाद मेरे बहुत मोटिवेशन गाने आ रहे हैं। अच्छा जी। एक लव सॉन्ग भी किया है हमने, बहुत क्लीन। और उन बच्चों को मौका देने का जरिया बना है जो 20-21 साल के बहुत टैलेंटेड सिंगर हैं या राइटर हैं, बहुत कमाल के हैं।
मतलब ये रॉ टैलेंट को आपने मौका भी दिया है। तो चलिए इसी के साथ इस इंटरव्यू को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और यस, आपकी हाल फिलहाल ही शादी हुई है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और हम चाहते हैं कि आप दोनों लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। जी नमस्ते, मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।